Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कोहराम मचा दिया। कोहराम इसलिए कि हमारी शीर्ष अदालतें अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो चौराहा नहीं बनी हैं जहां बन बटर और चाय की दावत पर निजी कुंठा की समस्त कल्पनाएं उड़ेल दी जाएं। लेकिन इस देश के सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात कहने के लिए न सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञान का इस्तेमाल किया बल्कि हूबहू उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो मेहता साहब के ऊपर प्लेजरिज्म का केस दर्ज कर सकती है। मेहता जी ने इतने भारी भरकम पत्थर माननीय जजों की जानिब उछाल दिए कि सारा देश ही उसके बोझ तले कराहने लगा। उनके हमलावर तीरों के निशाने पर पत्रकारिता खास तौर से थी। क़यामत के पैगंबर, गिद्ध, नकारात्मक, एसी रूम के सोफे में धंसे बैठे बुद्धिजीवी आदि इत्यादि, इन मोटे मोटे विशेषणों के बीच उन्होंने जो कहानी पिरोई वो मैं आपको बता दूं ताकि सनद रहे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कैसे फर्जी कहानियां सुना गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के फोटो पत्रकार केविन कार्टर की कहानी सुनाई। कार्टर ने सूडान में अकाल के दौरान गिद्ध और बच्चे की तस्वीर खींची थी जिसे पुलित्जर पुरस्कार मिला था। मेहता ने कहा 1993 में एक फोटोग्राफर सूडान गया, वहां पर उसे एक दहशतजदा बच्चा मिला। वहीं पर एक गिद्ध बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था। उसने वो तस्वीर कैमरे में कैद की और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई। इस फोटो के लिए फोटोग्राफर को पुलित्जर पुरस्कार मिला। फोटोग्राफर ने 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली। एक पत्रकार ने केविन से पूछा था उस बच्चे का क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे घर वापस लौटना था। तब रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा, वहाँ पर कितने गिद्ध थे? फोटोग्राफर ने जवाब दिया, 1। रिपोर्टर ने कहा नहीं, वहाँ पर 2 गिद्ध थे, दूसरे के हाथ में कैमरा था। यह कहानी भाजपा समर्थकों के बीच व्हाट्सएप पर पिछले कुछ दिनों से घूम रही थी। इसमें प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा बताने वाले पत्रकारों की तुलना गिद्धों से की गई है। तुषार मेहता ने वही कहानी अक्षरशः सुप्रीम कोर्ट में रट मारी। यह कहानी झूठी और अधूरी है। पूरी कहानी आप भी जान लीजिए। कार्टर ने फोटो खींचने के बाद उस गिद्ध को भगा दिया था और बच्चा वहां से उठकर आगे बढ़ गया था। वह बच्चा उस अकाल में बच गया था। तुषार मेहता ने कार्टर की आत्महत्या को इस फोटो से जोड़ने की कोशिश की, जबकि कार्टर अपनी मौत से जुड़ा एक सुसाइड नोट छोड़ गए थे। उस नोट के मुताबिक कार्टर ने लगातार कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाकों में खून खराबे की रिपोर्टिंग के चलते पैदा हुए अवसाद, ड्रग की लत और बेहद आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या का रास्ता चुना था। मेहता साहब ने देश भर में पलायन कर रहे अभागे नागरिकों की कहानी दिखाने वाले पत्रकारों को गिद्ध करार दिया। उन्होंने जीवन में कभी पत्रकारिता नहीं की है, इसलिए मैं उनके सिर पत्रकारिता के उसूलों से अनजान होने की तोहमत नहीं लगाऊंगा। मैं तो बस उनके अपने पेशे यानी वकालत के पेशे के जरिए स्थिति को समझाने की कोशिश करता हूं। बात अगर दिल तक पहुंचे तो ताली आप मेहता साहब तक पहुंचा दीजिएगा। देश भर के घोषित अघोषित अपराधी, हत्यारे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, बेईमान, लुटेरे, चोर उचक्के जब कानून के हत्थे चढ़ते हैं तो उन्हें एक अदद वकील की ज़रूरत पड़ती है। आम जनता की निगाहों में वे अपराधी ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बचाव में मेहता साहब की जमात यानी वकील खड़े होते हैं अदालतों में। और यह काम वो किसी समाज सेवा या चैरिटी के तहत नहीं बल्कि मोटी रकम लेकर करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वकील एक बलात्कारी, हत्यारे या भ्रष्टाचारी के बचाव में गिद्ध की तरह खड़े हो गए चंद पैसों के लालच में? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह सवाल खड़ा करते ही हमारे समूचे न्यायिक तंत्र की शुचिता और प्रासंगिकता खतरे में पहुंच जाएगी। स्वर्गीय राम जेठमलानी इसके सबसे सुर्ख उदाहरण हैं। उन्होंने ऐसे तमाम अपराधियों का बचाव अदालतों में किया जो अंततः सजा याफ्ता हुए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। पत्रकारिता उसी लोकतंत्र का एक पाया है। यह आपकी सरकार का झुंझुना बजाने का माध्यम नहीं है। जब आप एक उंगली से किसी को गिद्ध कहते हैं तो बाकी 4 उंगलियां आपको चील, कौआ, सियार, लोमड़ी कुछ भी कहने के लिए आज़ाद होकर आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। पिछले हफ्ते प्लेजरिज्म की बड़ी चर्चा रही। प्लेजरिज्म यानी हर्र लगे न फिटकिरी और रंग भी चोखा हो जाए। शमिका रवि के ऊपर यह आरोप लगे। रवि अमेरिका स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के भारत सेंटर के निदेशक थीं
और भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। 25 मई को उनका एक लेख छपा इंडियन एक्सप्रेस में। बाद में यह बात स्थापित हुई कि शमिका का लेख भारतीय अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन और अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल रोमर के लेखों से सीधे कॉपी कर लिया गया है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने माफ़ी मांगी और साथ ही वह लेख वापस ले लिया। लेकिन हिंदी पत्रकारिता का क्या? उन्होंने तो पहले ही हिंदी समाज को एक लाठी से हाँकने वाली भेड़ों का झुंड घोषित कर रखा है। 27 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने जिस लेखिका के कृत्य के लिए माफ़ी मांगी, उसका लेख हटा लिया। उसी शमिका रवि की तारीफ में 28 मई यानी अगले दिन हिंदी के दो सबसे बड़े संस्थान लाल कालीन बिछाकर खुद ही बिछ गए। पाखंड और प्रोपेगेंडा का साधन बन चुके हिंदी पट्टी के दो बड़े अखबारों ने शमिका के मामले में निपट निर्लज्जता का मुजाहिरा किया। दैनिक जागरण और अमर उजाला आपस में ऐसे उलझे कि दोनों की हेडलाइन तक प्लेजरिज्म के दायरे में आ गई। किसने किसकी नकल मारी यह अभी तक तय नहीं है। विद्वानों ने कहा है नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन प्रोपेगेंडा के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है हमें नहीं पता। इसलिए दैनिक जागरण और अमर उजाला अपना यह खुला खेल फरूखाबादी जारी रख सकते हैं। टीवी चैनलों पर साक्षात्कार श्रृंखला के तहत इस हफ्ते बारी अमित शाह की थी। सो चैनल दर चैनल एंकराओं ने राष्ट्रहित में जो सवाल पूछा और अमित शाह ने जो जवाब दिया, उसका एक खाका यहाँ पेश है। गुजरात आपका गृह राज्य भी है, प्रधानमंत्री जी का भी, वहां पर भी बहुत ज्यादा मामले भागे। अहमदाबाद, सूरत सबसे ज्यादा चिंता की बात, और प्रवासी मजदूरों के पलायन का इशू, सूरत में भी कई बार वो सड़कों पर आते थे। उस पर आपकी क्या नजर थी और आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या बेहतर किया जा सकता था, अगर ऐसे में सवाल फ्रेम करूं? देखिए, जितना बेहतर किया जाना चाहिए था उतना हुआ है, और इसी का परिणाम है कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सलामत रूप से घर भेजने में गुजरात देश में टॉप पर रहा है। और बाय एंड लार्ज गुजरात से पैदल जाने वालों की संख्या वगैरह भी कंपैरेटिवली कम रही है। जब अमित शाह ने बहुत संक्षेप में कह दिया कि गुजरात में सब कुछ बेहतर है, एंकर महोदया ने पलटकर इतना भी नहीं पूछा कि गुजरात के अहमदाबाद में ही हालात इतने बदतर हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल अस्पताल को भुईंधरा वाले अमानवीय जेल की संज्ञा दी है। विजय रूपानी सरकार की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार कोविड पर दिखावटी नियंत्रण का नाटक कर रही है। आप जान लें कि गुजरात कोविड संबंधी मौत की दर के मामले में देश में सबसे ऊपर है। वहां अब तक कोविड से 1063 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये सारे आंकड़े एंकर की रिसर्च बुक से गायब थे। अमित शाह के साक्षात्कार का जो संस्करण न्यूज़ 18 इंडिया पर आया, उसमें सिर्फ पहला सवाल ही एंकर के हिस्से आया। इसके बाद अगले 13 मिनट तक जो कुछ भी किया वो अमित शाह ने किया। अमित शाह जी, आपको हमें इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इस सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है, इस 1 साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये 1 साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? देखिए राहुल जी, 1 साल की उपलब्धियां बहुत सारी है। यह साक्षात्कार देखने के बाद एंकर ने कहा, अमित शाह जी, आपने बहुत विस्तार से बखूबी आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। करीब आपने मेरे पहले 2-3 सवालों का जवाब पहले ही उसमें दे दिया। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि साक्षात्कार की जरूरत ही क्या थी। अमित शाह से आप अपने चैनल पर घंटे आध घंटे का भाषण ही दिलवा दीजिए। अब हम जो दिखाने जा रहे हैं उसके लिए आप साक्षात्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा है अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। मसलन अर्नब ने डफली बजाई प्रवासी क्राइसिस नैरेटिव की। दूसरी बात है कि अगर इतना काम किया भारत सरकार ने, अगर आपने, लोग कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को घर वापस भेजा, 4000 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चले, 22,000 शेल्टर होम बनाए गए, इतना काम अगर किया गया तो फिर क्या प्रवासियों तक जो ये बात बनाई गई माइग्रेंट क्राइसिस, क्या प्रवासियों तक सही संदेश आप नहीं पहुंचा पाए? ये माइग्रेंट क्राइसिस वाली बात, ये नैरेटिव कैसे बनी? और शाह जी का जवाब आया 1 करोड़ पीपीई किट वाले राग में। देखिए,
अर्णव जी, मैं इतना ही नहीं जो आप जो बता रहे हैं इस सारी बातों को मैं बताता हूं, परंतु हमने लगभग अपने देश में 1 करोड़ पीपीई किट भी बनाए हैं। N95 मास्क का भी उत्पादन शुरू किया है और टेस्टिंग क्षमता को हम 1.5 लाख तक ले गए हैं और इसके कारण ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। क्या देश की सड़कों पर बोरा झोला लेकर भाग रहे ये लोग नैरेटिव का हिस्सा थे? क्या ये किसी भी सरकार के असफल हो जाने का जीता जागता सबूत नहीं थे? अर्नब को ये सवाल न तो पूछने थे न उन्होंने पूछा। अमित शाह ने जो कहा उस पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो कहना होता है वो वही कहते हैं। तुम सुर की बात कहोगे मैं सुरहुरपुर पहुंच जाऊंगा, तुम चांद की बात करोगे मैं चकोर ले आऊंगा। इस हफ्ते एक बार फिर से चैनलों पर 3 महीने पुराना एक मास्टरमाइंड जिंदा हो गया, ताहिर हुसैन। आप पहले ये वाला वीडियो देखिए। ये चौथी मंजिल पर जी न्यूज को ये मिला है, मतलब केमिकल। कितनी खौफनाक साजिश थी इन दंगों की। ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से, उनकी छत से, उनके निचले माले से, 4th फ्लोर से मिला है। आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, यही वो ताहिर हुसैन का वीडियो जब वो दंगाइयों के साथ, नीचे धुएं का गुबार आप देख रहे हैं और खुद ताहिर हुसैन दंगाइयों के साथ आराम से वहां पर खड़ा है और नीचे कोहराम मचाया हुआ है। और ये पीछे एक जला हुआ सा मकान आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये मकान देख लीजिए आप, इसे जला दिया गया और जलाया कैसे वो भी आपको जानना चाहिए। वो ऊपर जो आपको घर दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर का वो घर है, जहां पर आज सुबह से आप तस्वीरें एबीपी न्यूज पर देख रहे होंगे। वहां पर अलग अलग किस्म के वो सामान, ज्वलनशील पदार्थ जो हैं वो मिले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ इशारा करते हैं कि प्लानिंग और साजिश पूरी थी और लंबे टाइम से हो रही थी। आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए, इसी साल फरवरी के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली आए थे, उसी वक्त 3 दिन तक दिल्ली दंगे की आग में जलती रही। 2 समुदायों के बीच नफरत और हिंसा की ऐसी आग दिल्ली में 36 साल पहले दिखी थी। इस हिंसा को हुए 3 महीने बीत गए और अब शुरुआत हो गई है साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने की। इसी कड़ी में पहला नाम है ताहिर हुसैन का, जो आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ताहिर हुसैन दिल्ली के चांदबाग हिंसा का मास्टरमाइंड है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पत्थर और पेट्रोल बम मिले। आरोप है कि दिल्ली में हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के घर की छत से उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी। कड़ुमा कोर्ट ने चार्जशीट दायर की है और इस चार्जशीट में आरोपी ताहिर हुसैन को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जिन्हें बाद में पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 1030 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा वीडियो नया है और कौन सा पुराना, लेकिन इन दोनों वीडियो के बीच लगभग 3 महीने का अंतराल है। शर्लॉक होम्स नुमा चैनलों ने दिल्ली दंगों के दौरान ही ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया था। जो दंगा दिल्ली के 10 से ज़्यादा मोहल्लों में फैला था, उसका एक अकेला मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था। अब इन चैनलों के पास पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट का थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ कुछ सवाल हैं जिस पर आप सब विचार करें। 1000 पन्नों में दाखिल पुलिस की चार्जशीट का कुछ चुनिंदा हिस्सा किस मकसद से लीक किया गया है? पूरी चार्जशीट में क्या है, पुलिस के अलावा यह किसी को नहीं पता। हमें यह भी मालूम है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग, जिनके खुलेआम नफरत फैलाने वाले वीडियो हैं, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुई। दिल्ली पुलिस की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा दंगा देश की राजधानी में हुआ। लिहाजा उसकी बनाई चार्जशीट पर आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय अब हमें कोर्ट के निर्णय का भी इंतजार कर लेना चाहिए। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो आज तक ने बनाई है। यह कहानी है उस शख्स की जो अकेले ही कोरोना से होने वाली मौतों के बाद दिल्ली के एक कब्रिस्तान में मृतकों के अंतिम संस्कार की रस्में करवा रहा है। वसीम कहते हैं कि इन्हें मुर्दा शरीरों से डर नहीं लगता। डर लगता है तो बस इस खतरनाक बीमारी से। लेकिन पिछले 2 महीनों में ये इतना कुछ देख चुके हैं कि अब ये डर भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। सीधा लगा दो,
सर डर की तो ऐसी बात है, बॉडी से तो सर डर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही ये है। लेकिन थोड़ा सा जो ये वायरस है, कोरोना वायरस जो बोल रहे हैं, इससे थोड़ा सा डर है। इससे मैं थोड़ा सा एहतियाती भी करता हूँ। 2-3 मीटर दूरी से नमाज़ पढ़ाता हूँ और बहुत ही मुश्किल से मैं बॉडी के पास जाता हूँ। मैं सैनिटाइज़र वगैरह ये सब लगाता हूँ। हमारी अम्मी है वो थोड़ी परेशान होती है। वो कहती है बेटा ठीक है तेरी ड्यूटी है, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी सी एहतियाती बरतना जितना ज़्यादा हो सके। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी गरीब की जितनी ज़्यादा मदद हो वो मदद भी करना, उससे भी पीछे ना हटना। एक लेडी, एक उसके साथ में छोटा सा बच्चा, लेडीज बॉडी अपनी आप मियाँ की खुद उतार रही है, तो क्या करेगी इंसानियत? वो तो जागेगी जनाब। हमने उतरवाई वो, उसको बहन को हमने आप साइड में बिठाया, बहन आप यहाँ बैठ जाइए, अभी हम हैं, तो हमने बॉडी को उतरवाया जनाब। क्या करेगी फिर इंसानियत? इस रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अब जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसे दिखाने का मकसद यह है कि खबरें न्यूज़ नौटंकी नहीं है, लेकिन इसे कुछ लोगों ने नौटंकी बना दिया है क्योंकि उनके ऊपर ऐसा करने का दबाव है। दबाव विज्ञापन का, कॉरपोरेशन का। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और इन तमाम दबावों से आज़ाद एक मीडिया को खड़ा करने में अपना समर्थन दें। रिपोर्टर के पीछे दिख रहा एनडीआरएफ का जवान पूरी तरह से स्थिर है। कैमरामैन भी कैमरे के साथ पूरी तरह मुस्तैद है। सिर्फ रिपोर्टर है जिसके पांव बार बार बल खा जा रहे हैं।